की जांच में 3 कोचिंग संस्थानों की भूमिका कटघरे में आ गई। रिपोर्ट देखिए। पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का निर्णय लिया। तारीख 13 दिसंबर, दिन शुक्रवार। पूरे बिहार में बीपीएससी 17वीं परीक्षा कराई गई। राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई, पर पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर कुछ बच्चों ने बवाल शुरू कर दिया। आरोप लगा कि फिर से परीक्षा का पेपर वायरल हो गया है। क्वेश्चन ऊपर से सील थे, क्वेश्चन के पैकेट, और ये सबसे नीचे में जो था सील क्वेश्चन जो था, इसका सील पूरा खुला हुआ था। छात्रों के बीच हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि परीक्षा से पहले जब आयोग फुल प्रूफ तैयारी का दम भर रहा था, तो पेपर वायरल कैसे हुआ? जब निकला तो सिल फटा हुआ था। जब फटा हुआ था तो उसको अंदर कर रहे हैं सर, तो ये बोले कि अंदर क्यों कर रहे हैं, निकालिए। तो नहीं कुछ नहीं, बाबू तुम बैठ जाओ। परीक्षार्थियों की धड़कनें बढ़ गई कि कहीं परीक्षा रद्द न कर दी जाए। बीपीएससी ने डीएम से हंगामे की जांच रिपोर्ट मांगी। 15 दिसंबर को डीएम चंद्रशेखर ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी। 16 दिसंबर को बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ कर दिया कि पेपर वायरल नहीं हुआ था। हालांकि बापू परीक्षा केंद्र पर हुए हंगामे के कारण मात्र उसी सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई। आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया है। आयोग पूरी तरह से संवेदनशील है बच्चों के हितों के प्रति, और इसीलिए हम लोगों ने पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का निर्णय लिया। 16 दिसंबर को ही ईओयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पेपर लीक में 3 कोचिंग संस्थानों के संलिप्त होने की बात कही। कि बीपीएससी में हम लोगों ने कुछ कोचिंग संस्थान हमारे रेडार पर हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने काफी हद तक साक्ष्य संकलन कर लिया है, और हम लोग अब वारंट्स की भी इसमें कार्रवाई करेंगे। 2-3 कोचिंग संस्थान है जो कि हमारे रेडार पर है। सत्रहवीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में हंगामा, बवाल और पेपर वायरल की खबर जो सामने आई, उसके बाद जांच में 3 कोचिंग संस्थानों की भूमिका शक के दायरे में आ गई। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा आर्थिक अपराध इकाई ने किया है। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों की माने तो इस मामले में पटना के 3 कोचिंग संस्थानों की भूमिका की जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। पेपर लीक या परीक्षा में हंगामे की जांच के दौरान पहली बार किसी कोचिंग संस्थान का नाम सामने नहीं आया है। इससे पहले भी पेपर लीक के कई मामलों में कोचिंग संस्थान शक की सुई के निशाने पर आ चुके हैं। सवाल है कि क्या कोचिंग संस्थानों में पेपर लीक की साजिश रची जाती है? क्या जानबूझकर बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पटना के 3 कोचिंग संस्थान ईओयू के रडार पर हैं। मामले की जांच फिलहाल जारी है, पर ये पहला मामला नहीं है जब किसी कोचिंग संस्थान का नाम परीक्षा में हुए बवाल से संबंधित खबर में सामने आया हो। इससे पहले अलग अलग परीक्षाओं में कोचिंग कांड का खुलासा हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। रेलवे भर्ती परीक्षा, अग्निवीर बहाली परीक्षा, बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा। इन सभी परीक्षाओं में 2 बातें कॉमन हैं: पेपर लीक और कोचिंग संस्थान। बिहार में बार बार परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की खबर आई। परीक्षाएं रद्द की गईं और जांच में खुलासा हुआ कि कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता इन पेपर लीक कांड में पाई गई।
चलिए अब एक एक कर कुछ पेपर लीक कांड पर नजर डालते हैं जिसमें कोचिंग संस्थानों की संदिग्ध भूमिका रही। साल 2022 के जनवरी महीने में रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर बिहार में छात्रों का लगातार प्रदर्शन हो रहा था। हिंसक आंदोलन, लाठीचार्ज और आगजनी के बीच जांच में कोचिंग संस्थानों की भूमिका सामने आई। पटना में छात्रों ने उपद्रव के दौरान श्रमजीवी एक्सप्रेस के एक डब्बे में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जब जांच की तो उपद्रवी जो असामाजिक तत्व थे उनके मोबाइल में कई कोचिंग संचालकों के मैसेज मिले। इस पूरे मामले को लेकर पटना के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर समेत 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। पेपर लीक करने वाले उनका बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं। खान सर पर छात्रों को विरोध और हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा था। आंदोलन इतना हिंसक था कि उग्र छात्रों ने पुलिस के लाठीचार्ज के जवाब में श्रमजीवी एक्सप्रेस की एक बोगी में आग भी लगा दी। ऐसे में खान सर के साथ ही कुछ अन्य कोचिंग संस्थानों और 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अपने खिलाफ दर्ज केस पर खान सर ने सफाई भी दी थी और कहा था कि हम आंदोलन को भड़काने नहीं बल्कि इसे उग्र होने से बचा रहे हैं। पेपर लीक करने वाले उनका बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं। कोचिंग संस्थानों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर कोचिंग संचालकों से पूछताछ भी की गई थी। बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक कांड भला किसे याद नहीं है। इस पेपर कांड में जब जांच का दायरा बढ़ा तब राजधानी पटना के कोचिंग संचालकों तक जांच की आंच पहुंच गई। मामले में सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। उन्होंने पूछताछ के बाद राजधानी के कोचिंग संचालकों की संदिग्ध भूमिका के बारे में जानकारी दी थी। वायरल प्रश्न पत्र को सॉल्व कर परीक्षार्थियों तक पहुंचाने और छात्रों से बड़े पैमाने पर पैसे की वसूली में भी कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आई। सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स थे उन्होंने इन्हीं कोचिंग संचालकों के बल पर जो अभ्यर्थी थे उनसे पैसे की वसूली की थी ताकि उनके जो क्वेश्चन पेपर जो थे उनको देने का ठेका इन्हीं कोचिंग संचालकों ने लिया था। जब इस पूरे मामले में जांच की गई तो कई अहम खुलासे हुए और एक गठजोड़ कोचिंग संचालकों और सॉल्वर गैंग का पुलिस के सामने आया, जो वाकई में पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान आया एक नया मामला था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि प्रश्न पत्र लीक करने वाला गिरोह पटना के कई कोचिंग संचालकों के संपर्क में लंबे अरसे से था। सॉल्वर गैंग ने कोचिंग संचालकों की मदद से परीक्षा से पहले ही छात्रों को प्रश्न पत्र प्राप्त करने का भरोसा भी दिया था। इसके लिए छात्रों से बड़ी राशि भी वसूली गई। इसमें कोचिंग संचालकों की मध्यस्थता और हिस्सेदारी का भी खुलासा हुआ। कई कोचिंग संचालक तो खुद सॉल्वर की भूमिका में भी जुड़े थे और कुछ ने अपने स्तर पर सॉल्वर को उपलब्ध भी कराया था। अब बात कर लेते हैं सेना में बहाली को लेकर शुरू किए गए स्कीम की। इस स्कीम के विरोध में जून 2022 में दानापुर स्टेशन पर असामाजिक तत्वों ने जमकर बवाल काटा और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों को फूंक दिया। पूरे मामले में प्रशासन ने 86 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों की मोबाइल की जब जांच की गई तो कई कोचिंग संचालकों के वीडियो फुटेज और उनके मैसेज उनके व्हाट्सएप पर मिले। इसके बाद कोचिंग संचालकों को प्रशासन ने रडार पर लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कोचिंग संस्थानों पर अग्निवीर स्कीम के खिलाफ छात्रों को भड़काने और उग्र प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप लगा था। कोचिंग संस्थानों की भूमिका सामने आने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई भी की गई। अब एक बार फिर बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के दौरान पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर हुए बवाल में
कोचिंग संस्थानों की भूमिका शक के घेरे में आ गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। पेपर लीक करने वाले उनका बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं। जिस कोचिंग का काम बच्चों को पढ़ाने का होता है, उसका इन उपद्रवियों और पेपर लीक के नेक्सस से भला क्या नाता है? क्या कोचिंग सेंटर खोलने वालों की कोई जांच नहीं होती? बड़ी बात यह है कि सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर कोचिंग संस्थानों पर सवाल उठे। आपको याद होगा जब के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस थे तो उन्होंने कोचिंग संस्थानों को लेकर भी एक्शन लिया था। इसके बाद दिल्ली में जब कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत हुई थी, तब भी पटना के कई कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की गई थी और उन पर ताला लगा था। रिपोर्ट देखिए। कोचिंग संस्थान, इसकी शुरुआत हुई ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें स्कूल और कॉलेज के बाद पढ़ने के लिए अलग से मदद की जरूरत थी। पहले इक्के दुक्के कोचिंग संस्थान खुले, पर आज स्कूल कॉलेज के साथ ही कोचिंग भी बच्चों की जरूरत बनता जा रहा है। शिक्षाविद नवल किशोर चौधरी बताते हैं कि 70 के दशक तक कोचिंग का चलन ना के बराबर था। मैं समझता हूं जब मैं यहाँ शिक्षक बना था 70 के दशक के प्रारंभ में, उस समय कोचिंग नहीं के बराबर यहाँ थी। मिड 70s में पहला कोचिंग संस्थान पटना में बना था मेडिकल के लिए, राममोहन राय सेमिनरी स्कूल में। उसके पहले तो कोचिंग नहीं था यहाँ। तो ये जब से शिक्षण संस्थानों का पतन हुआ, खास करके यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल, तब से कोचिंग संस्थानों का उदय हुआ है। कोचिंग कारोबार धीरे धीरे बढ़ता गया और अब शहर में कोचिंग संस्थानों की भरमार है। सड़कों पर कोचिंग सेंटर के बैनर स्ट्रीट लाइट से ज्यादा देखने को मिलते हैं। हर संस्थान खुद को अव्वल बताने की होड़ में कुछ तो 100% सफलता का भी दावा करते हैं। आरोप है कि इसी दावे को साबित करने के चक्कर में कुछ कोचिंग संस्थान परीक्षा में सेटिंग, सॉल्वर गैंग और पेपर लीक नेक्सस का हिस्सा बन जाते हैं। परीक्षा में पास करवाने के लिए बच्चों से मोटी रकम भी वसूलते हैं और पेपर लीक भी करवाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पटना के जाने माने कोचिंग संचालक गुरु रहमान ने इस बात से इनकार नहीं किया कि कुछ कोचिंग सेंटर ऐसा भी करते हैं और पेपर लीक की साजिश में शामिल होते हैं। हालांकि गुरु रहमान का दावा है कि ऐसे कोचिंग संस्थानों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। तो पहले मैं देखता था कि कुछ कोचिंग ऐसे हैं कि लड़के मैनेज करते हैं, और लड़के मैनेज करके यानी कि उनसे सेटर मैनेज करता है कोचिंग वाले से, कोचिंग वाले लड़का प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि 3 कोचिंग, तो 3 कोचिंग कौन, इसको पर सीधे कार्रवाई करें। रडार पर है तो रडार पर उसको लाइए और नार्को टेस्ट करवाइए। गुरु रहमान ने मांग की है जो भी कोचिंग संस्थान इस तरह की गतिविधि में शामिल है उसकी पहचान कर कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़े तो कोचिंग संचालकों का नार्को टेस्ट कराया जाए। वैसे पेपर लीक और परीक्षा बवाल पर ही कोचिंग संस्थान कटघरे में नहीं रहे हैं। कई बार इन पर नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगता रहा है। आपको याद होगा जब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, तब भी कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई थी। शिकायत मिली थी कि सरकारी स्कूल के समय पर ही कोचिंग भी संचालित होते हैं, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। इस कारण कोचिंग करने के चक्कर में विद्यार्थी स्कूल में क्लास नहीं कर पाते। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया कि स्कूल के समय पर कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं होगा। उस वक्त आरोप ये लगा था कि कुछ सरकारी शिक्षक अपने स्कूल में पढ़ाने की जगह कोचिंग भी चलाते थे। सवाल है कि क्या कोचिंग संस्थान शुरू करने से पहले किसी भी नियम का पालन नहीं होता? कि कानून में बदलाव की जरूरत हो तो उसको भी करना चाहिए, लेकिन जो अभी कानून है उसका भी तो पालन सरकार नहीं कर पाई है। रजिस्ट्रेशन के जो नियम है वो कहाँ लागू होते हैं? खुल्लम खुल्ला कोचिंग संस्थान उसका उल्लंघन करते हैं। हाँ, एकदम करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, क्योंकि उनका नेक्सस है। जो निर्णय लेंगे उनके साथ नेक्सस है।
क्या कारण है? इसी साल 27 जुलाई को दिल्ली में एक कोचिंग में 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद शुरू हुए हंगामे के बाद पटना में भी कोचिंग संस्थानों पर छापे पड़े। नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच हुई। तब कई कोचिंग पर ताला लगाया गया। जिन बच्चों को मदद की जरूरत है उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था होना जरूरी है, पर बच्चों को पढ़ाने की आड़ में उनके भविष्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात कर लेते हैं एसएससी एग्जाम की। 14 नवंबर को एसएससी एमटीएस का ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था, जिसमें देश भर में लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। लेकिन पूर्णिया के डिजिटल एग्जाम सेंटर में न सिर्फ परीक्षार्थियों की जगह दर्जनों मुन्ना भाई को बैठाया गया, बल्कि इस सेंटर पर एग्जाम में बड़ा फर्जीवाड़ा भी किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। एसएससी परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी ऑब्जर्वर, फर्जी परीक्षार्थी। क्या पूरा सेंटर ही मैनेज था? चौदह नवंबर को एसएससी के एमटीएस की परीक्षा हुई। एमटीएस ऑनलाइन परीक्षा का एक सेंटर पूर्णिया में बनाया गया था, जिसमें बड़ा फर्जीवाड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। जिस पूर्णिया डिजिटल परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन किया गया था, बताया जा रहा है कि इस परीक्षा केंद्र में 35 फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाया गया था। हर परीक्षार्थी के बदले दूसरे परीक्षार्थी को बैठाने के लिए 1-1 लाख रुपए लिए गए थे। यही नहीं, सेंटर का ऑब्जर्वर भी फर्जी बनाया गया था। पूर्णिया में एसएससी की परीक्षा में पिछले नवंबर माह में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था, जब डिजिटल पूर्णिया सेंटर पर मल्टीटास्किंग की परीक्षा चल रही थी और उसमें कई मुन्ना भाई समेत वहां सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस सुरेश यादव को वहां पर्यवेक्षक बनाया गया था, वो खुद फर्जी थे और ये कहा जा रहा था कि वो पूर्णिया विश्वविद्यालय में टैबलेटर के पद पर थे और इससे पहले माधव नगर रामलाल कॉलेज में वो प्रोफेसर के पद पर थे। लेकिन सारी बातें फर्जी निकली है। जैसे ही परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया, एसएससी से लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पूर्णिया साइबर पुलिस ने परीक्षा के दिन मौजूद रहे ऑब्जर्वर सुरेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में जो बात निकलकर सामने आई, उससे पुलिस के भी कान खड़े हो गए। एक चीज स्पष्ट है इसमें कि इसमें जो सेंटर थे, इसके अलावा एसएससी और टीसीएस के लोग भी सहभागिता है इसमें। लेकिन चूंकि हम लोग काफी सहयोग मिल रहा है एसएससी के द्वारा भी और टीसीएस के द्वारा भी, तो वो भी बेनकाब होंगे और उनकी गिरफ्तारी। सुरेश यादव ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि इस परीक्षा में 1-2 नहीं बल्कि 35 फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाया गया था। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।